गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सी सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS Academy ऑफ सोनभद्र पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं दे पा रहे थे। रीजन ये था कि बीच में पेट का एग्जाम था, फिर हमारे जो यूट्यूबर हैं जो हमारा वीडियो शूट करते हैं तो वो बीमार हो गए थे, तो इस वजह से वीडियो आप लोगों को नहीं पहुंच पाया था। अब वो अच्छे हो गए हैं तो आप लोगों तक वीडियो निरंतर पहुंचेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि हम लोग साइंस और हिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस में आज बायोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। और आप लोगों को पता है साइंस के बायोलॉजी में ब्लड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का RBC पूरा हो चुका था। WBC में ये चल रहा है ब्लड में। और जैसे कि टाइप ऑफ WBC हो चुका था। टाइप ऑफ WBC में हम लोगों ने जाना था कि 5 प्रकार के होते हैं। नंबर्स में सबसे ज्यादा कौन होता है, उसके बाद साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, और स्मॉलेस्ट या नंबर में सबसे कम कौन है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके फंक्शन बचे हुए थे, तो आज हम उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है WBC इसके टाइप कितने होते हैं, तो मैंने बताया था कि ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप हम लोगों ने पढ़े थे, आइए तो फिर से देख लेते हैं इस बार, और प्लस साइज पे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, हो गया। इसमें था इंसोनोफिल था, पहला इंसिनोफिल था, ठीक, बेसोफिल था, बेसोफिल था। इसके बाद नेट्रोफिल था, नेट्रोफिल था। फिर इसके बाद हम लोगों का मोनोसाइट था, मोनोसाइट। और फिर इसके बाद लिम्फोसाइट था हम लोगों का। क्या था? लिम्फोसाइट था ना। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि नंबर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है और सबसे ज्यादा कम कौन पाया जाता है, तो ये हम लोगों को पता था कि नंबर के अकॉर्डिंग यानी संख्या में नंबर के अकॉर्डिंग मिनिमम ये होता था, और नेट्रोफिल क्या था, मैक्सिमम था नंबर के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम ये था। उसके बाद हम लोगों ने साइज की बात की थी। तो साइज में हम लोगों ने देखा था कि साइज के अकॉर्डिंग जो मेरा मोनोसाइड है, मोनोसाइड ये साइज के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट। उसके बाद हमारा जो ये था लिम्फोसाइट था, जो साइज के अकॉर्डिंग क्या था, स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट। ठीक, ये चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना था, इसको आई होप सो आप लोग पहले वाले वीडियो के अकॉर्डिंग इसको आप लोग कर लिए होंगे। इसको हम हटा देते हैं। ठीक, फिर से हम बोल देते हैं, बेसोफिल WBC का ऐसा पार्ट है जो नंबर में यानी संख्या में सबसे कम होता है। नेट्रोफिल ज्यादा होता है। ठीक, और WBC में सबसे बड़ी WBC यानी साइज के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो मोनोसाइड होता है, तो छोटा जो होता है वो लिम्फोसाइड होता है। ओके, आप लोगों को जैसे कि पता है कि जो हमारा WBC होता है, ये हमारे इसका जो मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य जो इसका होता है, इसका मुख्य कार्य इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। और जब हमारी इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है तो हम बीमारियों से बचते हैं। यानी इसका अगर हम लिंक करें और इसको हम जोड़े तो ये हमको बाहर से होने वाली बीमारियों से बचाता है, क्योंकि हमारे प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को ये बढ़ा देता है। ठीक, तो देखिए जो ये इंसोनोफिल है और ये जो बेसोफिल है, ये दोनों मिलके ना फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। और ये जो नेट्रोफिल होता है, नेट्रोफिल सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। सेकेंड लेवल की क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है।
और इसके बाद जो मोनोसाइट होता है और ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये दोनों आपस में मिलके थर्ड लेवल का इम्यूनिटी पावर हम लोगों को देते हैं, यानी थर्ड लेवल की बीमारी से हम लोगों को बचाते हैं। इसको आप लोग सिनेरियो बना लीजिए, ठीक। तो आप लोग इसको कर चुके होंगे, ठीक। तो देखिए मैं इन दोनों को उठाता हूँ क्योंकि फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों के सामने मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ, जिससे मेरा जो इंसिनोफिल होता है, ठीक, इंसिनोफिल जो होता है मेरा, और जो मेरा बेसोफिल होता है, बेसोफिल होता है, ये दोनों आपस में मिलकर फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी इन द सेंस ये हमें नॉन लिविंग यानी निर्जीव से होने वाली बीमारियों से बताते हैं। जैसे निर्जीव में मेरा डस्ट हो सकता है, धूल, ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण, बहुत सारे डस्ट हैं, धूल धक्कड़ है, तो हम लोग जाते हैं तो वो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो डस्ट हमारे नोज के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमको कई बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है तो वो उस डस्ट को अंदर जाने से रोकता है। देखिए कैसे रोकता है, उसका देखते हैं। तो जो इंसोनोफिल और बेसोफिल है, ये दोनों मिलके पहली बात तो नॉन लिविंग से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। नॉन लिविंग से यानी एक तरीके से निर्जीव से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक। नॉन लिविंग यानी निर्जीव से। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो नॉन लिविंग में क्या आ सकता है, मेरा डस्ट आ सकता है, एयर पॉल्यूशन आ सकता है, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो देखिए अब जैसे ही हम सोसाइटी में गए घूमने टहलने, मान लीजिए रोड पे हैं, रोड पे बाइक चला रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे ही डस्ट वाले एरिया यानी एयर पॉल्यूशन वाले एरिया से हम गुजरे, तो ये जो डस्ट है ये हमारे नोज के अंदर जाने लगता है। तो उस समय जब ये डस्ट हमारे नोज में जाएगा, जब ये डस्ट हमारे नोज में जाएगा, नाक में जाएगा, तो जो बेसोफिल होता है, बेसोफिल जो होता है, ये इसकी पहचान कर लेता है, इसकी पहचान कर लेता है, ठीक। ये इसकी पहचान करता है, मतलब बेसोफिल क्या करता है, डस्ट की पहचान करता है, यानी तरीके से आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, यानी इसको पहचान लेता है। क्या कर लेता है, आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। कौन करता है, बेसोफिल करता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डस्ट की पहचान करने वाला कौन सा WBC है, तो बेसोफिल है। और जैसे ही बेसोफिल तुरंत क्या करता है, जब इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, तो बेसोफिल एक केमिकल बनाता है, एक रसायन बनाता है, जिसको हम लोग हिस्टामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टामीन बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है मेरा, ये मेरा एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक। और जैसे ही हिस्टामीन बनता है, और हिस्टामीन का फंक्शन क्या होता है, हिस्टामीन का फंक्शन होता है कि ये तुरंत हमारे इंसोनोफिल के पास जाता है। किसके पास जाता है, इंसोनोफिल के पास जाता है, और इंसोनोफिल के पास जाके उसको एक्टिव करता है। और जैसे ही इंसोनोफिल मेरा एक्टिव होता है, वैसे ही हमको क्या होती है, एलर्जी होती है, एलर्जी, ठीक। और जैसे ही हमको एलर्जी होती है, वैसे हमको छींक आती है, और हम छींकते हैं। और जैसे हम छींकते हैं, तो जो डस्ट हमारे नाक से अंदर जाने का कोशिश कर रहा था, वो छींक की वजह से बाहर निकल जाता है। और जैसे वो बाहर निकलता है, वैसे हम उससे होने वाली बीमारी से बच जाते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी हमको प्रदान कर रहा था। फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए, ये आपके सामने मैंने बता दिया, ठीक। अच्छा देखिए डिसीज के बारे में आप जान जाइए। डिसीज यहाँ पे लिख देता हूँ, डिसीज यानी बीमारी। अब देखिए जो मेरा इंसोनोफिल होता है, इंसोनोफिल जो है मेरा, इंसिनोफिल जो है मेरा, ये इंसोनोफिल जब किसी ह्यूमन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जब ये किसी ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाने लगता है, क्योंकि भाई WBC का एक टाइप है ये, तो किसी ना किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाने लगता है, तो इसके वजह से उस व्यक्ति को एक बीमारी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बीमारी का को नाम क्या देते हैं हम लोग, बीमारी का नाम देते हैं इंसोनोफिल। जो बीमारी होती है, उस बीमारी को हम लोग
इंसिनोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिनोफीलिया। ये एक बीमारी का नाम है, डिसीज का नाम है ना, ये बीमारी का नाम है। अर्थात जिस व्यक्ति को इंसिनोफीलिया होता है, ये जो बीमारी होती है, वो व्यक्ति क्या होता है? वो हाइपर सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। जैसे नहीं होता कोई व्यक्ति अगर हल्के से भी धूल या डस्ट जिस एरिया पर जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है और इतना ज़्यादा आने लगती है कि परेशान हो जाते हैं और वहाँ से हटना चाहते हैं उस एरिया से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके में इंसोनोफिल बहुत ज़्यादा हो गया। जब इंसोनोफिल बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको एक बीमारी से वो ग्रसित हो गए जिसको हम लोग इंसोनोफीलिया बोलते हैं। और इंसोनोफीलिया का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति क्या हो गया है? हाइपर सेंसिटिव हो गया है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो ये हो गया। तो अब आप लोग ये पढ़ लिए होंगे, फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी आप लोगों की हो गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी के ऊपर। चलिए इसको हम हटाते हैं, ये आप लोग समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन भी कर चुके होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेट्रोफिल जो होता है, नेट्रोफिल, ठीक, जो नेट्रोफिल तो हो गया, आप समझ गए। तो जो नेट्रोफिल है ये हमको सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी प्रदान कर रहा था। इन द सेंस सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि ये मुझे प्योर लिविंग यानी शुद्ध सजीवों से होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो जो शुद्ध सजीव होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल में मेरा बैक्टीरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, फंगस हो सकता है। और उसके बाद थर्ड जो हो सकता है वो हो सकता है वायरस। ओ सर 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 तुरंत आप लोग कहेंगे सर ये जो वायरस है ये लिविंग तो नहीं है सर, क्योंकि ये प्रकृति में, नेचर में नॉन लिविंग में पाया जाता है। मुझे पता है बेटा, मैंने जानबूझ से यहाँ लिखा था, ठीक। तो यानी यहाँ पे वायरस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं स्टार बना के बताता हूँ। जो वायरस होता है, वायरस जो होते हैं यानी जिनको हम लोग विषाणु बोलते हैं, ठीक, ये जो मेरा वायरस है जिसको हम लोग विषाणु बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है? वायरस क्या है? ये है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब तक ये नेचर में, प्रकृति में बाहर होते हैं, ये नॉन लिविंग के फंक्शन में के रूप में होते हैं, यानी नॉन लिविंग यानी निर्जीव के कार्य के रूप में कार्य करते रहते हैं। बट ये जैसे ही हम किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल या किसी के भी अंदर जो लिविंग है उसके अंदर ये जैसे एंट्री करते हैं तो ये भी लिविंग हो जाते हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि वायरस क्या है? ये कि वायरस इज अ लिंक बिटवीन, ये क्या है? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ना, यह सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है? कड़ी होता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। तो सर इसका मतलब प्योर लिविंग में मेरा बैक्टीरिया और फंगस आएगा। ओके, चलिए इसके फंक्शन को देखते हैं। इसके फंक्शन को, कार्य को कैसे कार्य करता है नेट्रोफिल। तो देखिए कि मान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी है, मान लेते हैं कि हमारी बॉडी है, ठीक। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि बैक्टीरिया या वायरस ये हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, वैसे ही इनके संग जैसे ही अंदर आते हैं वैसे ही एक्टिव कौन होता है? जैसे मेरे शरीर के अंदर आते हैं वैसे ही एक्टिव मेरा हो जाता है नेट्रोफिल। नेट्रोफिल क्या हो जाता है? तुरंत एक्टिव हो जाता है। और तुरंत एक्टिव होके ये पहला फंक्शन, पहला कार्य क्या करता है? पहला कार्य करता है सेल ईटिंग का कार्य करता है। सेल ईटिंग यानी कोशिका भक्षण का कार्य करता है। यानी पहला कार्य करता है सेल ईटिंग का, यानी तुरंत इनको खाता है। ये
इनको तुरंत खाएगा, क्योंकि अगर ये रहेंगे तुमको बीमार करेंगे। तो ये तुरंत क्या करता है, सेल ईटिंग का कार्य करता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका भक्षण बोला जाता है। ठीक, कोशिका भक्षण ये कर लेता है, सेल ईटिंग कर लेता है। अच्छा, इस सेल ईटिंग को बायो के लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रुक दिया ना, रुकियो ना। तो जैसे सेल ईटिंग ये करता है, तो देखो इस सेल ईटिंग को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसी सेल ईटिंग को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग फोगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये इसका देखिए, और यही देता है, ये सेल ईटिंग नाम नहीं देगा, वो देगा फोगोसाइटोसिस। किससे रिलेटेड है, तो ये सेल ईटिंग से रिलेटेड है। ऐसे पूछा किससे रिलेटेड, इसका संबंध किससे है, सेल ईटिंग से है कि सेल ड्रिंकिंग से है कि किससे है, तो ये सेल ईटिंग से इसका संबंध है। तो पहला काम ये करता है क्या, तुरंत एक्टिव होके ये सेल ईटिंग का काम करता है। और दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा इसका काम क्या होता है, और ये दूसरा जैसे इसको ईटिंग करता है, खाता है, तो मान लेते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ईटिंग के बाद भी कुछ बच गए हैं, तुरंत ये दूसरा कार्य करता है सेल ड्रिंकिंग का। तुरंत क्या करता है, सेल ड्रिंकिंग का। अच्छा सर, यहाँ सेल शब्द क्यों लिखा, भैया जब ये सजीव है, प्योर लिविंग है, सजीव है, तो इसके अंदर सेल तो पाया जाता होगा, कोशिका तो पाई जाती होगी, यस या नो, हाँ ठीक। तो सेल ड्रिंकिंग करता है, ये क्या करता है, सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ड्रिंकिंग करता है, सेल ड्रिंकिंग मतलब कोशिका पिनत्व का काम करता है। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोशिका पिनत्व का कार्य करता है, ये सेल ड्रिंकिंग का कार्य करता है। अच्छा, जिस तरीके से सेल ईटिंग को फोगोसाइटोसिस बोला गया था किसमें, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, उसी तरीके से सेल ड्रिंकिंग को भी कुछ ना कुछ बोला जाता होगा। हाँ, इसको भी बोला जाता है। तो इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक, और ये दोनों कार्य करके ये क्या करता है, मतलब जो मेरा न्यूट्रोफिल है, ये दोनों कार्य करके ये हमको प्योर लिविंग से होने वाले बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। और ये इसी को हम लोग सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने WBC के 3 जो टाइप थे, इंसोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। ये दोनों मिल के फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी क्या थी ये समझ लिया। ये अकेले रह के सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी देता है, तो क्या देता है ये हमने समझ लिया। अब हम लोगों का बचा है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो और आप लोगों को भी कोर्स इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट रहता है, तब ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोगों को लेंदी लगेगा। इसलिए अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से होने वाली फंक्शन के बारे में बताऊंगा, अर्थात थर्ड लेवल की इम्यूनिटी क्या है इसको मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं यही बताता हूँ थर्ड लेवल में अब बचा क्या। देखिए, वायरस तो इसमें नहीं आया ना, क्योंकि वायरस क्या था, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी थी। तो अब वायरस बच गया है। तो यानी अब ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, ये थर्ड लेवल की इम्यूनिटी के अंदर क्या करता है, हमको वायरस से होने वाली बीमारी से बचाता है। कैसे बचाता है, क्या करता है, ये अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करिए, ठीक ना, लाइक और कमेंट भी किया करिए। बाय, थैंक्स।